नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। मैं आज बीए फर्स्ट सेम के जेनेरिक में एक कविता है नवकांता बरुआ का धनसिरी के लिए 2 स्तबक, उस कविता पर आप लोग के साथ चर्चा करने जा रही हूँ। तो नवकांता बरुआ का प्रथम स्टेंजा हम देखेंगे। नस नस मेरी सरसरा उठी धनसिरी, डी माँ के तट पर बेहाल हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कच्चे, चढ़ाव की और या उतार की और निकल गया वो हाबुंगिया बड़ा, जुन धाकर नाको चने चबुआकर। तो यहाँ से लेकर चबुआकर तक देखते हैं। धनसिरी नदी के तट पर हाबुंगिया बड़ा के जरिए किए गए अत्याचारों का स्मरण करते हुए कभी सिहर उठता है। धनसिरी के तट पर मुख्यतः बड़ो जनजातीय लोगों पर आहूम जमाने का शासक हाबुंगिया बड़ा अत्याचार किया करता था। उस ज़माने में वे हर किसी को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। हाबुंगिया बड़ा इतना अत्याचारी था कि वे बड़े के साथ साथ नन्हे नन्हे बच्चों को भी बड़े पाशविकता से अत्याचार किया करता था। उन्होंने सभी के नाक में दम करके रखा था। ये जो सरसरा शब्द का अर्थ है सिहर जाना, और नाको चने चबुआ, ये जो नाको चने चबुआ कर, इसका अर्थ है नाक में दम करके रखना। तो ये हो गई। अभी महंग नमक है नमकीन खून से, मड़ंगी का लाल रुमाल क्या पोंछ सकेगा उसे। गुड़ जुटाने वाले उन गांव में राज सौदागर अब कलों में पेराई करते इंसानों की, ज़्यादा कसो मत ढोलों की डोरियों को जुट जाएगी, रखो जरा ढीली ही मोहब्बत के झरने की सीधी उठान पर, जोते रहे कब तक बातरी, नस नस में हमारी सरसरा उठी धनसिरी। यहाँ ये बोला है। प्रसंग है साधारण जनता पर शासकों द्वारा अत्याचारों और मस्ती के त्यौहार बिहू के अवसरों पर बजाए जाने वाले ढोल का यहाँ वर्णन किया गया है। साधारण जनता पर शासकों द्वारा यानी आहूम राजा जो अत्याचार किया करते थे उस पर। महंग नामक अंचल में गुड़ पेरे जाने की मशीन थी। महंग नामक एक अंचल था आहूम ज़माने में, जिसमें गुड़ निकालकर आहूम राजाओं के लिए भेजा करता था। उसी स्थान में पहले नमक भी बनता था। वहाँ ही एक मड़ंगी नामक प्रांत में समाजवादी साम्यवादी आंदोलन चला था, जिसमें कई मासूम प्रजाएं चल बसे थे। कवि के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मड़ंगी का रुमाल हर एक के खून के दागों को पोंछ सकेगी। कितनों ने वहाँ अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन अभी उस बलिदान का कुछ मान न रहा। हर किसी ने उसमें अपना बलिदान दे दिया, लेकिन आज उसका मान नहीं रहा। कैसे? उससे भी क्रूर शासन व्यवस्था चीनी के कारखानों से हो रही है। राज सौदागर अब कारखानों में इंसानों की पेराई कर रहे हैं। इंसानों से सभी मशीनें चलाई जा रही है, उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। चारों ओर से जनताओं की शोषण करने में ही माहिर है। असमिया संस्कृति में सबसे मस्ती त्योहार बिहू में ढोल बजाना परंपरागत एक प्रथा है। कभी इन ढोल बजाने वाले ओझा से निवेदन करते हैं कि ढोल की डोरियों को इतना कसकर मत ढोलना, नहीं तो केस जाल में फंस जाएगा। यही निपुण ओझा ढोलक की प्रेम धारा के नशे में फंसकर स्वतंत्रता आंदोलन के ज़माने में धनसिरी के तट पर एक रेल को
आंदोलनकारियों ने उलट भी दिया था उन्हीं का सहारा लेकर। इन्हीं यादों को स्मरण करता हुआ कवि का नस नस सरसरा उठे हैं। अभी थर्ड स्टैंजा में आते हैं। सरसरा उठी हमारी नस नस में धनसिरी, कार्तिक महीने की कोहरे भरी रात को सुन रहे नाव की चोटी पर। रेल की धुन पर मैथुन ओझा के ढोलों की आवाज़ें, हल जोत किनारे की परती पर भैंसों से उजड़, साफ हो गए बरुआ फुकन सारे, पनपा कर गहरा सारे, 19 राधाओं के गलों में बीरह के माल्य, एक उमा के श्वेतकन पोंछने में पूछ गया माथे का सिंदूर, रघुनाथ और खहुला घटवार, किसे किधर ले गए उतार पार लहरी, नस नस में सरसरा उठी धनसिरी। यहाँ इस तरह से बोला गया है कि मैथुन ओझा के 19 विवाहों का यहाँ वर्णन किया गया है इस तीसरी स्टेंजा में। और कुशल कुंवर के सिपाहियों के हाथों पकड़े जाने का यहाँ वर्णन हुआ है। कवि का नस नस सरसरा उठा है। मैथुन ओझा धनसिरी नदी पार करता हुआ इस स्थान पर पहुँचा था। वे धनसिरी प्रांत में ढोल बजाने में बड़ा मशहूर थे। एक ज़माने में वे बैलों से जल जुतते थे और पूरे खेत मगन से किया करता था। मैथुन ओझा के ढोलक बजाने की कला में सभी लड़कियां आकृष्ट हो गई थी और उससे सभी विवाह करना चाहती थी। वे सभी के बीच दुलारा बन बैठा था, यानी नूर था वो सबके बीचों में। लेकिन मैथुन ओझा सभी लड़कियों की बात मानता है। वे एक से शादी करता हुआ फिर त्याग दे देता है और फिर दूसरे से विवाह करता है। इस तरह उन्होंने 19 शादियाँ कर चुके थे। अभी ये हो गए मैथुन ओझा के जो शादी करने का जो मस्ती ढोल बजाने की, ये बात यहाँ ख़त्म होती है। अभी आते हैं आंदोलनकारी जो कुशल कुंवर का। असम में अगस्त आंदोलन के सहित कुशल कुंवर की कोमलांगी पत्नी पसीने की बूंदें पूछने के लिए माथे का सिंदूरी पोंछ डाली। यहाँ कवि ने उन्हें पार्वती के प्रतीकात्मक अर्थ में व्यक्त किया है। जैसे वो उमा बोले थे ना, यहाँ उमा, एक उमा के श्वेतकन पोंछने में पूछ गया माथे का सिंदूर, तो उमा यानी पार्वती हो गई। तो उस पार्वती के प्रतीकात्मक अर्थ में मतलब कुशल कुंवर की पत्नी को ही यहाँ बोला गया है। तो धनसिरी के पाट का नाव वाला अपनी उपस्थित बुद्धि से क्रांतिकारियों को पार उतार दिया था। हर क्रांतिकारी को उन्होंने पार उतार दिया था, पर दुर्भाग्यवश कुशल कुंवर रह गए और अंग्रेज सिपाहियों के हाथों पकड़े गए थे। उन्होंने फांसी पर चढ़ते समय कहा था, पार करो रघुनाथ संसार सागर। इसी तरह से सभी को बचाते हुए कुशल कुंवर ने हंसते हंसते धनसिरी के लिए प्राण त्याग दिए। इन्हीं सभी यादों से कवि का मन नस नस सरसरा उठता है। इस कविता में अहोम राजा के दो पक्षों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक है देशद्रोही और एक है देशप्रेमी। यहाँ देशद्रोही के रूप में हाबुंगिया बड़ा को दिखाया गया है, किस तरह उन्होंने सभी पर इतना अत्याचार किए, इतने जुल्म किए। और लेकिन उसके विपरीत रूप में कुशल कुंवर को दिखाया गया है, जिसने अपने जान दांव पर लगाकर सभी को बचाए और खुद शहीद हो गए और हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। तो आशा करती हूँ ये कविता आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। तो इस वीडियो को मैं इसी पर समाप्त करती हूँ। टेक केयर, बाय।